कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं दी जाएगी। ये मैं यहाँ पर ये जो वीडियो है एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं ये उसका थंबनेल है, जिसमें आपको ये है, जैसे ही इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसमें एनसीईआरटी बुक्स को यानी कि जितनी भी तरह की पीजीटी केमिस्ट्री की एग्जामिनेशंस होती हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड होता है, इन सब के लिए एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप वो जरूर देखें। अब दोस्तों समय आ गया है अनाउंसमेंट करने का, और अनाउंसमेंट तो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी और भी कुछ है क्या, मैं देख लेता हूँ आगे। हाँ, ये भी कुछ नहीं है। अब मुझे कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें करनी है, अनाउंसमेंट तो मुझे बाद में करना है। उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। बेसिकली आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, इसके लिए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, एचपीएससी के लिए, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं कुछ क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, मेरे पास ये साथियों एचपीएससी, आप समझ लीजिए मैं कर क्या रहा हूं। मैंने ये पीडीएफ खोली है किसकी, आपके जो एचपीएससी का जो पेपर होता है, ये 2000 आपका 23 का जो एचपीएससी का स्क्रीनिंग एग्जाम जो लगा था, एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री 2023, उसका ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का पेपर है। ठीक है, इसमें मैं कुछ ही क्वेश्चंस लूंगा और उन कुछ क्वेश्चंस को मैं सीधा आपको ये बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। इस बात का मैं आपको सबूत देने वाला हूं कि भाई कैसे जो क्वेश्चंस हैं, देखिए मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ बुक्स बताई है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो बुक है ना वो आपको क्या बोलते हैं सारा कवर कर रही हो। वो कवर तो करती है एनसीईआरटी, ठीक है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी इतनी गहरी है कि फिर भी बहुत सारे पॉइंट बाकी रह जाते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यदि कोई है तो सबसे पहला है आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग लगाएं। उससे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और एसकेटी बिल्कुल आपकी पकड़ में आ जाएगा, फंडामेंटल्स आपके अच्छे हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एमसीक्यू बुक पर जाएं, पहले आप सीधा एमसीक्यू बुक पर ना जाएं। ठीक है, अब एनसीईआरटी की रीडिंग आपको लाइन टू लाइन लगानी है। इसका क्यों लगानी है, इसका सबूत मैं आपको देने वाला हूं। मेरे पास एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री 2023 का ये जो पेपर है, इसके मैं आपको ज्यादा नहीं कुछ ही क्वेश्चन बस आपको एनसीईआरटी में दिखाने वाला हूं कि किस तरह से पेपर बनता है और किस तरह से आपको कौन सी चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं ढूंढे हैं समय के अभाव से, हालांकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही हैं। फिर भी एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए वो बताने के लिए कि लाइन टू लाइन पढ़ना क्यों जरूरी है एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, उसको बताने के लिए बस मैं कुछ ही क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री 2023 का ये पेपर है, 52 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। ये आपका पी ब्लॉक में है, किस में है, पी ब्लॉक में। और आप देख लीजिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से कहां से उठाया गया है। ठीक है, तो आप ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ जिनोन के जो कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली जो बार्टलेट है, बार्टलेट ने ये वाला जो सोल्ट है ये लिया था एक बेस कंपाउंड के रूप में जिनोन के कंपाउंड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा इसने क्यों किया था, तो ऐसा इसने इसलिए किया था क्योंकि ऑक्सीजन और जिनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लगभग सेम थी। तब इसको आइडिया आया कि जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है इसके साथ में, तो इस एनायन के साथ में, तो जिनोन क्यों नहीं बना सकता, जिनोन भी बना सकता है क्योंकि जिनोन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम थी, इसलिए उसको ये आइडिया आया। अब ये इसका आंसर तो सी है। अब आपको एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा, देखिए ये पी ब्लॉक का चैप्टर मैंने खोला है। ठीक है, ये पी ब्लॉक है एनसीईआरटी, मैं बता देता हूँ, आपको विश्वास नहीं हो तो ये देखिए एनसीईआरटी की पी ब्लॉक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है ये, अभी तो शायद ये 5वां या ऐसा कुछ चैप्टर होगा। 18th ग्रुप जिनोन की बात चल रही है ना, तो वो लास्ट में मैं आपके सामने ये 18th ग्रुप मैंने निकाल दिया। और अब 18th ग्रुप का जहां इंट्रोडक्शन है आपका, ठीक है, कि भाई जिनोन के जो कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं नहीं बनते हैं, वो जो नील बार्टलेट था जिसने ये डिस्कवरी करी थी उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब आप देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड विच इज फॉर्मुलेटेड एज, मतलब ऑक्सीजन का कैटायन और इसका PTF6 का एनायन, ये मिलाकर के एक कंपाउंड बनाया उसने। ही देन रियलाइज दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन was almost identical with that of जिनोन। ये देखिए कह दिया ना इन्होंने कि भाई जिनोन के साथ उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। और यही इन्होंने पूछा है कि भाई उसने ऑक्सीजन ये जो सोल्ट लिया ये क्यों लिया, ये इसीलिए लिया क्योंकि ऑक्सीजन और जिनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम थी। तो मेरा यहाँ पर आपको मकसद ये क्वेश्चन सिखाना नहीं था, मेरा मकसद था कि आपको एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है और लाइन टू लाइन पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है,
और भी मैं आपको बता सकता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट आप जानते ही हो, सिस्प्लेटिन होता है, वो एंटी कैंसर एजेंट होता है। अब ये बात आपको कहाँ मिलेगी, ये मैं एनसीईआरटी 9th जो चैप्टर है पुरानी वाली एनसीईआरटी का, उसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये आपका चैप्टर है। और इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लास्ट में जो एप्लीकेशंस दी हुई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वहां पर ये बात लिखी हुई है कि भाई जो सिस्प्लेटिन है वो बेसिकली एंटी कैंसर एजेंट, यानी कि जो ट्यूमर्स हैं उनकी ग्रोथ को इफेक्टिवली रोकने में काम आता है। ये देखिए, ये कह रहा है सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लेटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, जिनका नाम है, एग्जांपल है आपका सिस्प्लेटिन। ठीक है, तो ट्यूमर का मतलब आपके कैंसर। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इसीलिए सिस्प्लेटिन आपका एंटी कैंसर एजेंट है ना। अब इसके अलावा आप 56 क्वेश्चन देख लीजिए। मैं बस कुछ ही क्वेश्चन जो मैं अभी 2 मिनट वीडियो बनाने से पहले 5 मिनट पहले ही मेरी कुछ क्वेश्चंस पे नजर पड़ी और मैंने उनको एनसीईआरटी में फाइंड किया। बाकी सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ऐसे ही मिल जाएंगे। ये सिर्फ मैं एक नज़र आपको दिखा रहा हूं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। ओके, pH ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6। एसिड रेन की pH लेस देन 5.6 होगी, ये असर्शन है। रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर डिजोल्व इन रेन वाटर फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। ये बात हो गई। अब आप इसको सेम पॉइंट को आप रियलाइज कहाँ कर सकते हैं, आप इसको रियलाइज कर सकते हैं क्लास 11 का जो चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। ये देखिए, ये क्लास 11 चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पुरानी वाली एनसीईआरटी का ये लास्ट आपका टॉपिक होने वाला लास्ट चैप्टर है। और इसमें ये जो बात है एसिड रेन वाली, वो कहाँ मिलती है उसको हम फटाफट से ढूंढ लेते हैं। अभी एक्चुअल में वो स्क्रीन पर ही थी, लेकिन हाँ ठीक है, ये देखिए, ये बात यहाँ पर आप देख लीजिए। ये रहा, रेन वाटर has a pH of 5.6 due to presence of H plus, ठीक है, H plus ions formed by the reaction of rain water with आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होगा इन्होंने आगे। ये नेक्स्ट पेज में चला गया, ये देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि जो क्वेश्चन है बेसिकली वो कहाँ से उठ रहे हैं, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है आपका लाइन टू लाइन रीडिंग लगाना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये जो 58 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, ये क्या क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि करेक्ट फॉर्मूला क्या है फोर्स जीन का। ठीक है, तो फोर्स जीन का करेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको पी ब्लॉक में मिलेगा। और पी ब्लॉक में मैं कंट्रोल F करके सर्च कर लेता हूं और मैं लिखता हूं फोर्स जीन। देखते हैं फोर्स जीन पी ब्लॉक में। यहाँ ये देखिए, ये पी ब्लॉक चैप्टर का पेज आ गया। और यहाँ आपको ये जो यूजेज हैं, यहाँ ये जो यूजेज हैं बेसिकली कौन से, 17th जो ग्रुप है उसके यूजेज हैं एनसीईआरटी में। और उस एनसीईआरटी में ये देखिए, यहाँ पर आपको कई सारी देखो गैसेज का नाम लिखा हुआ है। ये देखिए, ये कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेज सच एज फोर्सजीन। ये देखो फोर्सजीन, ये रहा टीयर गैस यानी आंसू गैस, मस्टर्ड गैस, ये यहाँ पर 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं और इनमें से ही एक ना एक पूछते रहते हैं ये। ठीक है, तो फोर्सजीन देखिए यहाँ रहा है COCl2। मेरा कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी की अंदर की लाइनों से क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे आ रहे हैं, तो एक बुक जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड हो वो लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे भी आपका हो सकता है काम नहीं चले, इसलिए एनसीईआरटी की पहले लाइन टू लाइन रीडिंग लगानी है। ठीक है, उसके बाद ही आपको कोई भी एमसीक्यू बुक है, आप चाहें तो उसकी क्या बोलते हैं एमटीजी की फिंगर टिप्स ले लें, चाहें तो आप पंच की बुक ले लें, चाहे तो मास्टर योर एनसीईआरटी, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए, कह रहे हैं पिक्रिक एसिड का क्या नाम होगा। तो ये बेसिकली आपकी जो क्लास 12th की जो ऑर्गेनिक है उसमें मैंने ये अल्कोहल का चैप्टर आपको निकाल लिया है। ये देखिए, अल्कोहल का ये चैप्टर है ना। और इसके अल्कोहल का ये जो चैप्टर है इसके 19th पेज नंबर पे आपको ये जो पिक्रिक एसिड वाला जो है वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, आपका जो फिनोल है उसका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से आप यदि उसका वो करते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। ठीक है, तो आपको ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल मिलेगा, पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड के बीच में यहाँ के बारे में यहाँ एक बात और लिखी हुई है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 वहां पर लगे हुए हैं, इसकी वजह से ये देखिए ये रहे। तो अब ये जो 3-4 बातें हो गई पिक्रिक एसिड के बारे में,
इनके बारे में ही ये क्या है, घुमा घुमा के पूछते रहते हैं कि पिक्रिक एसिड बनता कैसे है, इसका नाम क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह क्यों बिहेव करता है, बस यही बातें हैं। तो इसलिए आपको जो मेन चीज़ है वो आपको एनसीईआरटी से रीडिंग लगानी है, ठीक है। तो आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा कि आपको एनसीईआरटी बेसिकली पढ़नी क्यों है, और मैंने ये बात आपको सबूत सहित समझाने की कोशिश की है दोस्तों कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी कैसे है, सुन लीजिए। और एनसीईआरटी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ही नहीं, एसकेटी के भी जो क्वेश्चन है, एसकेटी समझ गए ना, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो आपका सेकंड स्टेज है सिलेक्शन का, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आंसर होंगे। इसलिए सबसे, यदि आपको एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री फाइट करनी है तो लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। और बाकी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई, अब हम आगे चलते हैं।